Myself, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor, Priyashani Department, Vijayashri Ayurved Medical College and Hospital. As you all know that our college had started a regular talk series on COVID-19. So for that, our today's topic of the discussion is preventive care for children during COVID-19. And today's our guest speaker is Dr. Neha Prajapati ma'am. She is Assistant Professor from Dravya Department. So for that, I would like to welcome you. थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर नेहा प्रजापति, जैसा कि मैम ने बताया, द्रव्य डिपार्टमेंट में हूँ। तो आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव केयर फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड-19। जैसा आप सभी को पता है कि अभी तक जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव आई थी उसमें बड़े ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, और जो थर्ड वेव आपका लग रहा है, जो अनुमान बताया है थर्ड वेव का, उसमें बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं। तो बच्चों की केयर कैसे करनी है, कोविड-19 से उनका बचाव कैसे करना है, उनके क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्या सावधानियां हमें रखनी है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैडम, ये सब ध्यान मतलब हमें अभी से, अभी वेव आई, हाँ जी, मतलब अभी से रखना स्टार्ट, अभी से जब हम बच्चों की केयर करना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे एक हैबिट में आ जाएगा और बच्चे अभी से फिर प्रोटेक्ट हो जाएंगे कोविड-19 से। तो इसके लिए हमें क्या क्या मेडिसिन यूज़ करनी है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें, और हम इम्यूनिटी के लिए बच्चों को क्या चीज़ें दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम केयर में क्या क्या हम चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मेन होती हैं, जैसे कि डाइट। आप सभी को पता है कि खाना हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे डाइट बोलते हैं, और आयुर्वेद में भी इसके लिए बताया है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मैम को पता होगा क्योंकि मैम शरीर क्रिया डिपार्टमेंट से है। तो आयुर्वेद में इन तीनों को त्रय उपस्तंभ माना है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यानी कि ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं तीनों। उसमें से ये सबसे पहला है डाइट, उसके बाद सेकंड होता है स्लीप यानी कि निद्रा। तो कितनी निद्रा लेनी है, क्या करना है, किस समय सोना है, क्या कितने आवर सोना है, किस एज ग्रुप वाले बच्चों को कितने घंटे नींद की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो बचपन से ही बड़े स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो पेंडेमिक के टाइम पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव करें, उनको कैसे मेंटली डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जनरल केयर की हम बात करें ड्यूरिंग पेंडेमिक, यानी कि कोविड-19 में जनरल केयर बच्चों की कैसे करनी है। जैसा कि आप लोगों ने पुराने सेशन हमारे अटेंड किए होंगे, और हमारे पुराने जो स्पीकर्स थे उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो भी आप सभी को अभी तक पता चल गई होगी, क्योंकि लगभग 1.5 साल से आप लोग वही सब फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी आपको वो सब फॉलो करनी पड़ेगी जब तक कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हैंड वॉशिंग। इसको सबको अपनी लाइफ में एक नियम के जैसे फॉलो करना चाहिए। अब अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड वॉशिंग। प्रॉपर हैंड वॉश करना, बार बार हैंड वॉश करना, कहीं बाहर से अगर आ रहे हैं तो हैंड वॉश करना है बच्चों को बेसिकली। मैडम, हाँ जी मैम, मेन तौर से बच्चों को अगर अभी से ट्रेनिंग दी जाएगी तो आगे भी वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पता ही है कि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं वो हमेशा वही चीज़ें याद रखते हैं, और अपने पेरेंट्स को जो काम करते देखते हैं बच्चे उसी से सीखते हैं। आज तो चलो मैडम कोविड है तो इसलिए ठीक है, हाँ जी, ये कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कौन से डिजीज कैसे लग जाए, और कोई इन्फेक्शन भी आ सकता है या कोई और डिजीज आ सकती है, तो बच्चों को उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना है। बचपन से अगर उनको ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे हैंड वॉश करना है, कितनी देर तक करना है, किस तरह से करना है, तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे लाइफ टाइम तक। और कोविड की सिचुएशन में तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक डर रहेगा, सब लोगों के बीच एक डर है, बड़ों में भी, बच्चों में भी, और ओल्ड एज वालों में भी, सभी में एक डर है। तो अभी सारे जो गाइडलाइंस है सबको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों को हैंड वॉश की टेक्निक्स बतानी चाहिए, कितनी देर तक हैंड वॉश करना है। तो 20 सेकेंड्स तक कम से कम हैंड वॉश करना चाहिए,
और अगर वाटर और सोप अवेलेबल ना हो तो आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। लेकिन जहां तक हो बच्चों को आप सोप एंड वाटर का ही यूज करने के लिए बताएं, क्योंकि सैनिटाइजर ज्यादा टाइम तक अगर बच्चे यूज करेंगे और बच्चों की स्किन भी सॉफ्ट होती है तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस स्किन में देखने को मिल स्किन सकता है। डैमेज वगैरह। हाँ, स्किन डैमेज ज्यादा लंबे टाइम तक ये भी यूज करेंगे तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस एंड देखने ऑल्सो में आते हैं। आप घर पे रहते हो तो बेसिकली आप सोप एंड वाटर का water यूज का करें use कर वो सकते ही हो। ज्यादा इफ यू आर अच्छा है। आउटसाइड तो हम लोग अगर सैनिटाइजर पॉसिबल ना हो तब फिर सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। फिर बच्चों को आप अगर डांट के सिखाएंगे कि हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर का यूज करो, तो हो सकता है वो आपको फॉलो ना करे, आपकी बात ना माने। तो बच्चों को प्यार से समझाना है, क्योंकि कुछ बच्चों का नेचर होता है बहुत एग्रेसिव होते हैं, डांटने से नहीं समझते हैं, उनको प्यार से समझाना है। और अगर वो सारे ये फॉलो कर रहे हैं इन बातों को तो उन्हें उसके लिए रिवॉर्ड भी देना चाहिए। Yes. क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि कुछ अच्छा उन्हें मिलेगा, प्राइज मिलेगी तो वो बात मानेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे उसको। तो इस चीज का दूसरी ध्यान चीज ये भी रखना है पेरेंट्स पेरेंट्स को। हाँ, पेरेंट्स यदि उनके सामने यदि रेगुलर वॉश करते हैं हाँ जी। तो बच्चे देख के भी सीखेंगे। देख कर तो ही बच्चे हमें भी सीखते वो हैं। अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा जिससे बच्चे उसको देखकर रेगुलर फॉलो करें। तो पेरेंट्स को पहले फॉलो करना Yes. पड़ेगा, फिर उन्हें देखकर बच्चे भी सीखेंगे। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है जो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉश के बाद, प्रॉपर मास्क। जो प्रॉपर मास्क का यूज करना है, बच्चों को बताना है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह आपको मास्क का यूज करना है, किस कैसी सिचुएशन में आपको मास्क लगाना है। अगर घर से बाहर जा रहे हो तो आपको बिना मास्क के नहीं निकलना है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको N95 या मेडिकल मास्क का यूज नहीं करना है, उन्हें सिंपल जो कॉटन का फैब्रिक के मास्क होते हैं, फैब्रिक वाले मास्क का यूज करना है। फिर अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है, 12 साल के बच्चे तो लगभग समझदार हो जाते हैं, तो 12 साल से ऊपर की एज वाला बच्चा है तो उनको जरूरत नहीं है कि पेरेंट्स के सुपरविजन में मास्क का प्रयोग करें। वो अपनी मर्जी से भी बस उन्हें एक बार बता देंगे तो वो फिर उसका यूज करेंगे प्रॉपरली। बेसिकली मैडम उनको फिर गाइडलाइन भी देनी पड़ेगी। आपको हाँ, बार बार फेस, बच्चों की आदत होती है कि वो अपने फेस को टच करते हैं, मास्क को हैं। बार बार टच करते हैं, तो इसको अवॉइड करते रहे। यस हाँ, और मास्क बच्चों की आदत होती है कपड़े भी गंदे करते हैं, Yes, वैसे ही मास्क भी गंदा करेंगे तो उसको प्रॉपर वॉशेबल अगर Parents को मास्क उसका- है तो उसको टाइम टू टाइम उसको वॉश करना है, एक बार यूज करने के बाद उसे फिर वॉश कर लेना है। और अगर यूज एंड थ्रो वाला मास्क आप यूज कर रहे हैं तो उसको एक बार यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर देना है या फिर डिस्पोज कर देना है और उसको डस्टबिन में ही डालना है। बच्चों की आदत होती है कि यहाँ वहाँ फेंक देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। उन्हें ये सारी चीजें हमें बतानी होंगी कि आपको डस्टबिन में ही इसको डालना है। और अगर खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो आपको हैंकी या फिर टिश्यू पेपर का यूज करना है और उसे भी प्रॉपर आपको डस्टबिन में ही जाकर डिस्पोज करना है। ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए। लेकिन अगर बच्चा आपका 12 साल से कम एज का है तो पेरेंट्स को अपने सुपरविजन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है इतना छोटा बच्चा वो बता नहीं पाएगा। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है मास्क की वजह से, तो हो सकता है वो बता ना पाए। तो पेरेंट्स को वो समझना है और अपने सुपरविजन में बच्चे को मास्क का यूज करवाना है। फिर 2 साल से अगर कम एज वाला बच्चा है तो उसको मास्क का यूज नहीं करवाना है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को मास्क लगाएंगे तो उसको सफोकेशन होगा और दिक्कत हो सकती है। इसलिए 2 साल से अगर कम एज का बच्चा है तो उस कंडीशन में आपको मास्क का यूज नहीं करवाना है। 2 साल से ऊपर वाले जो एज के बच्चे हैं उन्हें ही मास्क का प्रयोग करवाना है। बेसिकली हम उन्हें मना कर सकते हैं या फिर घर में ही उन्हें रख सकते हैं। हाँ, घर से बाहर ना जितना ज्यादा हो बच्चों को बाहर ज्यादा लेके जाना ये अवॉइड करना है। बच्चों को जितना पॉसिबल है, अभी स्कूल भी नहीं खुल रहे, कोचिंग क्लासेस सारी चीजें बंद है, तो जितना पॉसिबल हो बच्चों को घर में ही रखना है। पेरेंट्स की आदत होती है कि अगर मार्केट कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो बच्चे को भी साथ में लेके जाएंगे, इसको भी घुमा लेंगे, घर में बोर हो रहा है, ऐसी सब लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चे को बाहर नहीं ले जाना है। और अगर तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज है बच्चे के साथ,
तो उस कंडीशन में आप उसे बाहर लेके जा सकते हो। बट अगर थोड़ी कम प्रॉब्लम है उस टाइम पे आप टेलीमेडिसिन के थ्रू भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्लिनिक ले जाने की या हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो ही आपको बच्चे को लेकर जाना है आपके हॉस्पिटल, और अननेसेसरी बाहर नहीं लेके जाना है। भीड़ वाली जगह पर तो बच्चों को वैसे भी नहीं लेकर जाना है अभी, क्योंकि लॉकडाउन खुला है, कोविड नहीं ख़त्म हुआ है। अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डेथ भी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है। बाहर की चीज़ें, सारा मार्केट खुल गया है लेकिन बाहर की चीज़ें अभी भी अवॉइड करनी है। आपने बच्चों को बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी है। ये प्रिवेंशन मतलब मैडम आज नहीं, आने वाले सालों तक हमें लेने पड़ेंगे। जब तक ये कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता मैडम, तब तक ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो क्यों ना हम अभी से उसकी हैबिट डाल लें और बच्चों को भी अभी से उसके लिए ट्रेन कर दें, तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बच्चों के लिए आपको जैसे पता ही है कि वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। बड़ों में तो चलो वैक्सीन लगवा ले तो थोड़ा सा खतरा उनके लिए कम हो गया, लेकिन बच्चों के लिए तो अभी भी रिस्क उतनी ही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग नहीं करवानी है। अभी रक्षाबंधन का सीज़न आने वाला है और गर्मियाँ चल रही हैं, बच्चों को लगता है कि भाई नानी के घर जाए, तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग नहीं करवानी है, ना ही हमें खुद करनी है और बच्चों को भी साथ लेकर नहीं जाना है। जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो घर में ही रहना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ये भी सभी को आपको पता है कि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सबको एक दूसरे से दूर रहना है। बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, साथ में खेलेंगे। तो बच्चों को अभी से सिखाना है कि नहीं, अभी आपको पास नहीं जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आपको अभी से बच्चों को बेसिकली सिखानी है। हम लोग मैडम ये भी देख सकते हैं नेट वगैरह के थ्रू कि कौन से सोशल डिस्टेंसिंग पे ऐसे कौन से गेम्स हैं हाँ, जो हम बच्चों को खिला इस सकते तरह हैं के विद गेम्स के प्रिकॉशन बारे में से, हम बता सकते जिससे हैं। वो बोर भी ना हो, इनका इंटरेस्ट हाँ भी जी, बना बिल्कुल रहे ऐसा कर और सकते हैं। सेफ भी रहे। तो ऐसे गेम्स हमें बहुत सारे गेम्स अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब से भी आप देखते हैं, ऐसे जो दूर दूर रहकर खेले जा सकते हो, उस तरह के गेम्स खिलाने हैं बच्चों को। और ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, गार्डन में, पार्क में, अभी शाम को भी बहुत सारी भीड़ लग जाती है पार्क में मैम, तो ऐसे भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। और बच्चों को भी हमें सिखाना है कि किसी के पास नहीं जाना है, थोड़ा सा सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बच्चों को बतानी है। अगर सिक है बच्चा, खांसी हो रही है या सर्दी हो रही है, तो आपको उसे बताना है कि किस तरह से खांसना है, कैसे छींकना है, और मास्क लगाकर ही खांसना छींकना चाहिए, या फिर टिश्यू पेपर का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को बतानी है अभी से, क्योंकि छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, एकदम से खांसी आई तो उन्होंने खांस दिया, तो बच्चे के हाथ में या फिर जो ड्रेस उसने पहना है उसमें एक हैंकी और अटैच करके रख देना है, ताकि जैसे ही छींक आएगी तो वो उसका यूज़ करेगा, है ना। इस तरह से अभी से बच्चों को ट्रेन करना है इन सारी चीज़ों के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल सिचुएशंस। अगर इल पेशेंट है, अगर बच्चे को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है, तो इसमें पेरीनेटल केयर आएगी। कोविड-19 में पेरीनेटल केयर कैसे करनी है। अगर किसी बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी है और उसकी मदर पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो जन्म के 24 से लेकर 48 आवर्स तक उस बच्चे का RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना है, क्योंकि उसकी मदर पॉजिटिव है, तो उस बच्चे के पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर ऐसा सोचते हैं कि बच्चे में तो सिम्टम नहीं आ रहे हैं, फिर क्यों टेस्ट करवाना है, लेकिन हो सकता है कि बच्चा एसिम्टोमेटिक हो, ठीक है, तो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसकी वजह से आपको RT-PCR टेस्ट उस बच्चे का जरूर करवाना है। फिर दूसरी कंडीशन इसमें होगी कि मदर कोविड-19 से पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, तो फिर क्या करना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा है, अपनी मदर तो अगर पॉजिटिव है तो जो मदर है अगर हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो वो बच्चे को केयर कर सकती है, क्योंकि फैमिली में अगर कोई अवेलेबल नहीं है दूसरा बच्चे की केयर करने वाला, मदर ही बस अकेली है, तो वो अपनी
अपने बच्चे की केयर कर सकती है, बट प्रॉपर जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जैसे मास्क लगाकर ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, सैनिटाइजेशन करे प्रॉपर, और बस बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवा के फिर बच्चे को अपने दूर रखे। उसके बाद फिर उसको अगर टच करना है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और हैंड वॉश का प्रयोग करके फिर उसे टच करना है। अननेसेसरी बच्चे को ज़्यादा गोद में नहीं लेना है और उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। जब भी बच्चे के पास जाए तो मास्क लगाकर ही पास जाए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चा और मदर दोनों पॉजिटिव हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चा भी पॉजिटिव है और उसकी मदर भी पॉजिटिव है तो बच्चे को हम उसकी मदर के पास रख सकते हैं। अगर फिर यहाँ पर भी वही बात है, अगर मदर हॉस्पिटलाइज नहीं है, बच्चा भी हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो उन दोनों को हम साथ में रख सकते हैं। मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है और फिर उसके बाद उसको थोड़ा दूर रखे अपने से, यानी कि डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करके रखे। ये यदि मैडम इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं है तब हाँ जी, कंडीशन। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों को बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं है तो हम उन्हें दोनों को पास में रख सकते हैं। फिर एक और कंडीशन आती है जब बच्चा पॉजिटिव हो और पेरेंट्स उसके जो है मदर या पेरेंट्स दोनों निगेटिव हो, तब फिर हमें क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो करवा सकते हैं, बट प्रॉपर डिस्टेंस भी फॉलो करनी है, क्योंकि बच्चे से इन्फेक्शन पेरेंट्स को भी लगने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि पेरेंट्स से बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं। तो पेरेंट्स को फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है उससे, और अपना भी प्रॉपर ध्यान रखना है, हाइजीन रखनी है, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, हैंड वॉश करना है बार बार, जितनी बार बच्चे के कांटेक्ट में आए उतनी बार हैंड वॉश करना है और प्रॉपर मास्क लगा के रखना है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हुई क्लिनिकल सिचुएशंस की, ठीक है। तो इसमें हमने सारी कंडीशंस जो हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसके बारे में बात की। फिर स्पेशल प्रिकॉशंस हम बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर बच्चे को कम सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो उस बच्चे को हमें टेली कंसल्टेशन के थ्रू ही डॉक्टर से परामर्श लेना है, उसको क्लिनिक नहीं लेके जाना है जब तक कंडीशन, जब तक हम घर पर ही उसको कर सकते हैं मैनेज, उसको घर पर ही मैनेज करना है और मेडिसिन उसको देते रहनी है प्रॉपर। फिर उसकी डाइट का भी ध्यान रखना है और सारी चीज़ें उसकी घर पर ही मेंटेन करके रखनी है। दादा दादी भी हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनसे दूर रखना है ऐसे बच्चों को जिनमें जो कोविड से सस्पेक्टेड हैं, यानी जिन्हें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और जिनके पॉजिटिव होने का भी हमें लग रहा है कि ये शायद पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को आपको पहले ही आइसोलेट कर देना है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर कर देना है, क्योंकि ओल्ड एज वाले जो पर्सन्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनसे दूर रखना है उन्हें। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है अच्छे से। फिर जो बच्चे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो बच्चे होते हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से ग्रसित जो बच्चे हैं, HIV से पीड़ित बच्चे हैं, डायबिटीज से बच्चे जो पीड़ित हैं, या फिर और भी किसी तरह की जो कंडीशन है वो है थायराइड वाले जो केसेस हैं, थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं। हाँ जी मैडम, ये सारी कंडीशंस अगर बच्चे में प्रेजेंट हैं तो उसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी कंडीशंस भी हैं बच्चे को तो उसको इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे, और हो सकता है कि अगर उसको एक बार इन्फेक्शन लग गया तो उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें बच्चे को पहले से हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। फिर अगर आप बच्चा है आपके घर में और आप देख रहे हैं कि 4-5 दिन से उसको फीवर आ रहा है, कोल्ड है, उसको रेस्पिरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को अच्छे से सांस नहीं आ रही है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, अभी सीजन भी चेंज हो रहा है, गर्मी के बाद थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हुई है, तो एनवायरनमेंट इन सब के कारण बच्चों को बेसिकली ये तो होता ही रहता है। जैसे ही थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है तो बच्चे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें डायरिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना,
ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, यूरिन आउटपुट उसका कम हो गया है और इरिटेबिलिटी उसको हो रही है, इरिटेशन हो रहा है बच्चे को, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 95% से अगर कम हो गया है और रेस्पिरेटरी जो उसकी रेट है वो बढ़ गई है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, उसको मेडिसिन देनी है। ऐसा नहीं है कि ये सीजनल चेंजेस हैं उसकी वजह से इसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब समझ के अवॉइड नहीं करना है, उसको हमें डॉक्टर से परामर्श लेना है और उसे मेडिसिन देनी है। टाइम से अगर हम उसकी केयर करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स सिम्टम्स अकर होने के फर्स्ट डे से ही हमें हाँ, फर्स्ट डे से ही अगर हमने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर आयुर्वेद में एक बताया है दिनचर्या, यानी कि डेली रूटीन कैसा रखना है, तो आपको बच्चे को भी ये दिनचर्या का पालन करवाना चाहिए। उसमें अगर कुछ सिम्टम्स हैं बच्चे को या फिर नहीं भी हैं, तो भी जो सीजनल चेंजेस जब होते हैं, एक मौसम से चेंज होकर दूसरा मौसम आने लगता है, जैसे अभी गर्मी के बाद बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को गर्म पानी का ही सेवन करवाना है। और ये बड़े भी इसको फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा गर्म पानी का ही सेवन करना है। उससे जो कफ है वो दूर रहेगा और सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जुकाम, डायरिया और इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी। तो ल्यूक वार्म वाटर का ही यूज़ करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके गर्म पानी लेते रहना है। फिर बात करेंगे ओरल और डेंटल हाइजीन की। जैसा बड़ों के लिए जरूरी है ब्रश करना डेली, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, वैसे ही बच्चों के लिए भी जरूरी है। अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा का है तो उसे रेगुलर टूथब्रश का यूज़ करवाना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए कि आपको कैसे ब्रश करना है, आपकी ओरल हाइजीन कैसे आपको मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए ताकि बड़ा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद आयुर्वेद में कवल और गंडूश धारण के लिए भी बताया है, ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। अगर बच्चा 6 साल से या 5 साल से ज़्यादा एज वाला आपका बच्चा है तो उसको कवल और गंडूश का प्रयोग करवा सकते हैं। उसके लिए आपको माउथ में थोड़ा ऑयल उसको फिल करके रखना है और थोड़ी देर तक उसको बोलना है कि मुंह बंद रखे। फिर उसके बाद उसको बोलना है कि अब इसको निकाल कर और ल्यूक वार्म वाटर से कुल्ला कर लिया, फिर गार्गल्स करके उसको जो ऑयल हमने ऑयल पुलिंग की थी उसको रिमूव कर दे। तो अगर उसको मुंह में भर के रखेंगे ऑयल को तो उसे बोलेंगे गंडूश। और अगर जैसे हम गार्गल्स करते हैं ल्यूक वार्म वाटर में नमक डाल के जैसे गार्गल्स किया जाता है, वैसा ही अगर ऑयल का या फिर त्रिफला क्वाथ का यूज़ करके, मुलेठी यानी अष्टमधु की क्वाथ का यूज़ करके गार्गल्स करवाते हैं उसे कवल बोला जाता है। तो ये बच्चों को भी हम फॉलो करवा सकते हैं और इसका पालन बड़े भी कर सकते हैं, बड़े और बच्चे दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बेसिकली मैडम यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये ओरल हाइजीन तो मेंटेन होता ही है, लेकिन बच्चों में जो टूथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जर्म्स रहते हैं या फिर उसके लिए भी बहुत अच्छा टूथ्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली तो ये बहुत इफेक्टिव इसमें। और छोटे बच्चों का तो मैम बताइए कि चॉकलेट से हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो दांत खराब होने के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं, दांतों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये जो प्रोसीजर्स हैं गंडूश और कवल, इनको पालन करवाएंगे, बच्चों को इनका सेवन करवाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी वो भी खत्म हो जाएगी और बच्चों के जो दांत हैं वो भी मजबूत होंगे। इसीलिए इसको बड़े भी यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी समान फायदेमंद होगा, ये उनके दांत मजबूत होंगे और किसी तरह का अगर ओरल इन्फेक्शन है तो वो भी दूर होगा, थ्रॉट इन्फेक्शन है तो वो भी दूर होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अभ्यंग की। अभ्यंग मतलब होता है ऑयल मसाज। जैसा सबको पता है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक यानी ओल्ड एज वाले पेशेंट तक या पर्सन्स तक सभी लोग अभ्यंग का यूज करते हैं और ये हमारे भारतीय संस्कृति में प्रचलन में भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मम्मियाँ मसाज करती हैं, डेली करती हैं। छोटे बच्चों को तो डेली ही मसाज की जाती है बॉडी पार्ट्स। हाँ, उससे जो बच्चों की बॉडी है वो स्ट्रांग होगी और स्ट्रेंथ मिलेगी बच्चों को, क्योंकि जो ऑयल है वो बात को शमन करने वाला है। जो अगर बॉडी में पेन है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी ये बहुत
अच्छा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ऑयल की मसाज हम बच्चों को करवा सकते हैं और बड़े भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों को ये फॉलो करवाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आती है आयुर्वेद में नस से यानी कि नेजल ड्रॉप्स। तो नेजल ड्रॉप के लिए हम बच्चों को, अगर बहुत छोटा बच्चा है जैसे कि 5-6 साल से अगर कम एज का बच्चा है, तो उसको हमें बोलना है कि अपनी जो फिंगर है उसको क्लीन करे और क्लीन फिंगर में ऑयल लेके सिर्फ ऑयल को अपनी नॉस्ट्रल्स में अप्लाई करें। ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी नस्य के जैसे ही होंगे। लेकिन अगर 6 साल से ज़्यादा एज वाला बच्चा है तो मैम उसके लिए हमें 1 या 2 ड्रॉप की मात्रा में ऑयल उसकी नॉस्ट्रल्स में, दोनों नॉस्ट्रल्स में 1-2 ड्रॉप ऑयल डालना है। तो इससे क्या होगा, जो ऊर्ध्व जत्रु यानी कि नेक के ऊपर की जो डिजीजेज होती हैं, यानी कि कफ बढ़ने वाली, उसमें कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हेडेक वाली प्रॉब्लम, या बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता हो, हर चीज़ में इरिटेट होता हो, ऐसा बच्चा हो, तो उसमें ये नस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और बड़े भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हेडेक हो रहा है किसी को, तो उस कंडीशन में ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो नस्य का पालन बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। बेसिकली मैडम इसकी पोरिंग हम कॉटन स्वैब या ड्रॉपर से बच्चों ड्रॉपर से कर सकते हैं, या फिर कॉटन से ड्रॉप डाल सकते हैं, या फिर अपनी फिंगर में लेकर भी, क्लीन फिंगर होनी चाहिए उसके लिए, क्लीन फिंगर को तेल में डिप करके और उससे भी हम ड्रॉप डाल सकते हैं दोनों नॉस्ट्रल्स में। इसके लिए अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, आयुर्वेदा फील्ड से रिलेटेड है, तो आप इसको कर सकते हैं फॉलो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं तो आपको डॉक्टर से इसके लिए परामर्श लेना चाहिए, और किस ऑयल का आपको यूज करना है, कैसी प्रकृति का बच्चा है या आप कैसी प्रकृति के हैं, जिसे भी हमें ये नस्य का यूज करवाना है उसकी प्रकृति हमें पता होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस तेल का हमें यूज करना है। बेसिकली मैडम जो नस्य है ये ब्रेन नरिशमेंट का भी हाँ जी मैम, बिल्कुल, ये नासा ही द्वारा तो फॉर इंटेलिजेंस एंड ऑल के लिए भी हम जो है बच्चों का यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मन नहीं लगता है किसी भी चीज में, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीजों पर, उन्हें भी अगर हम नस्य का यूज करवा रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। इसीलिए सभी बच्चों को इसको यूज करवाना है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। अगर बच्चे को कोल्ड हो रहा है, उसको सर्दी जुकाम वाली कंडीशन है, उस समय इसको नहीं करवाना है। उसके अलावा जब बच्चा ठीक होगा तब फिर से हम रेगुलर यूज कर सकते हैं, डेली हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज की। तो जितना बड़ों के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। बच्चा क्योंकि जब छोटा होता है तभी से सीखता है, और अगर बचपन से ही उसकी हम आदत डाल देंगे योगा करने की, एक्सरसाइज करने की, तो बड़े तक उसकी वही आदत रहेगी और उसकी जो बॉडी का विकास है वो अच्छा होगा। क्योंकि पता ही है कि योगा या फिर जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उनसे फिजिकल मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इसीलिए बच्चे को बचपन से ही हमें योगा के लिए ट्रेन करना है। एक्सरसाइज उसको जो सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, इस टाइप से उसको सिखाना चाहिए। अगर थोड़ा बड़ा है बच्चा, 10-12 साल एज है उसकी, तो और अच्छे से वो कर पाएगा। तो उसे कुछ जो सिंपल आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन, ये भी हमें उसको बताने चाहिए और उसको फॉलो करवानी चाहिए। फिर हम बात करेंगे स्लीप की। तो किस एज के अनुसार, किस एज वाले बच्चे को या किस एज ग्रुप वाले जो बच्चा है हमारा, उसे कितनी स्लीप हमें देनी चाहिए। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुद भी फ़ोन चलाते हैं रात को और साथ में बच्चा भी फ़ोन चलाता है या टीवी देखता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर लेट नाइट आप जागने की अभी से आदत डाल लेंगे उसकी, तो शुरू से जो आदत रहेगी वो लास्ट तक भी वही रहेगी। फिर इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। प्रॉपर भूख न लगना बच्चे को, इरिटेशन होना, हेडेक होना, नींद क्योंकि कंप्लीट नहीं रहेगी। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, आहार और निद्रा उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। अगर नींद नहीं होगी प्रॉपर तो बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है मैडम, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं।
अम्ल पित्त हो सकता है बच्चे को, दिन भर एनर्जी लेवल उसका डाउन रहेगा, प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, क्योंकि बड़ों में भी देखा जाता है अगर रात को नींद नहीं होती है तो दिन भर फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। हाँ जी, बिल्कुल सेम बच्चों के साथ है, बच्चों को तो और ज्यादा नींद की जरूरत होती है। तो एज के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किस एज में कितनी नींद चाहिए होती है। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है, यानी कि उसकी एज जो है वो 1 साल या फिर उससे कम है, तो उसको 12 से 16 घंटे की नींद जरूर देनी चाहिए, यानी कि इतनी नींद उसके लिए आवश्यक है। आपको 12 से 16 घंटे तक उसको सुलाना चाहिए। फिर अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल की एज वाला है तो उसको 11 से 14 घंटे डेली स्लीप की जरूरत होती है। फिर बच्चा अगर 3 से 5 साल का है तो 10 से 13 घंटे उसको दिन भर में सोने की जरूरत है। 6 से 12 साल अगर एज है तो 9 से 12 घंटे तक उसको नींद देनी चाहिए। फिर टीनेजर्स जो होता है उनमें 8 से 10 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। तो ये जो आज बताए हैं इतना हमें प्रॉपर फॉलो करना है, यानी कि अगर टीनेजर्स हैं तो 8 से 10 घंटे उनको जरूर सोना चाहिए, और बड़ों को भी 7-8 घंटे तो प्रॉपर नींद लेनी ही चाहिए, तभी जो माइंड है वो एक्टिव होगा फ्रेश, और फ्रेशनेस भी तभी आएगी जब आप प्रॉपर नींद लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दिनचर्या की, यानी कि दिनचर्या में हम उसे क्या क्या चीजें फॉलो करवा सकते हैं, उसको हम क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं दिनचर्या में। आपका डाइट, निद्रा, ये सारी चीजें दिनचर्या में आ जाती है। एक्सरसाइज वगैरह, नस्य की हमने बात की, ठीक है। फिर योगा वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं वो दिनचर्या में ही आती है, दिनचर्या का ही एक पार्ट है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें प्रॉपर फॉलो करवानी चाहिए बच्चे से। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मैडम, मतलब सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी चीजें हम बच्चों को फॉलो करवाएं, हाँ जी, तो वो दिनचर्या के अंदर हमें करवाना चाहिए, हाँ जिससे जी, कि फ्री फ्रॉम डिसीज एंड इम्यून सिस्टम एंड ऑल जो है हाँ जी वह बहुत अच्छा रहे बच्चे। हाँ जी मैम, अगर आप मेडिसिन दिए जा रहे हैं बच्चे को और स्लीप प्रॉपर नहीं है या फिर डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपको मेडिसिन के रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर मेडिसिन दे रहे हैं या कोई कंडीशन, कुछ इशू है, हेल्थ इशू बच्चे को, तो उसके साथ हमें डाइट भी फॉलो करनी है और स्लीप भी उसकी प्रॉपर रखनी चाहिए, तभी जो मेडिसिन है या इम्यूनिटी के लिए हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं वो अच्छे से अपना इफेक्ट दिखा पाएगी। फिर हम बात करेंगे बच्चों की मेंटल कंडीशन की, केयर ऑफ मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जैसा कि पता है आप सभी को कि बड़े भी बहुत परेशान हैं इस कोविड-19 से, और साथ में बच्चे भी बहुत अफेक्टेड हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स के बच्चे हुए, या फिर किसी की फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हुई है कोविड-19 की वजह से, किसी की डेथ हुई हो फैमिली में, या फिर कोई जो फैमिली पर्सन है वो आइसोलेशन में है या फिर क्वारंटाइन में है, तो उस फैमिली के जो बच्चे हैं उस फैमिली के बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उनकी हमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। काउंसलिंग, हाँ जी मैम, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उन बच्चों को ज़्यादा केयर की भी आवश्यकता है। तो ऐसे बच्चों को हमें उनका ध्यान जो है वो थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए। या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अभी बिजनेस वगैरह किसी के बहुत नहीं चल रहे हैं, सभी लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है फैमिलीज में, तो उस फैमिलीज के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब थोड़े से बड़ी एज वाले बच्चे होते हैं तो उनको समझ में आता है कि फैमिली में हमारे परेशानी चल रही है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उनकी हमें प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उन्हें समझाना है और उनका जो ध्यान है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। उसके लिए हमें उन्हें कुछ अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट लेने के लिए बोलना चाहिए, या फिर कुछ जो उनकी हॉबीज़ हैं उनके लिए बोलना चाहिए, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इस टाइप से, या फिर योगा क्लास उसको अटेंड करवा देनी चाहिए, तो उसके योगा के फायदे भी मिलेंगे और बच्चे का ध्यान भी डाइवर्ट होगा। तो 2 हमें फायदे मिल जाएंगे, एक तो बच्चा योगा सीखेगा, उसके फायदे मिल रहे हैं, दूसरा उसका ध्यान भी डाइवर्ट कर दिया हमने, तो दोनों तरह से हम फायदे में रहेंगे। तो इस तरह से बच्चे को ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करवानी है। फिर गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स
तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ये है कि बच्चों के सामने जो फैमिलीज की प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं वो बच्चों के सामने हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। Yes. और इस तरह की बातें बच्चों के सामने नहीं करनी है। ठीक है, अभी सब परेशान चल रहे हैं, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट बच्चों के सामने ये सारी हमें डिस्कशन नहीं करना है। इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब ही होंगे और इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं और उन्हीं की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने वाली है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के सामने नहीं डिस्कस करनी है। फिर उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करवानी है, ठीक है। फिर कोई भी हॉबी जैसे म्यूज़िक क्लास उन्हें अटेंड करवा देनी चाहिए या फिर किसी और तरह की कोई गेम्स वगैरह में एक्टिविटीज़ में उन्हें हमें पार्ट देना चाहिए। कुछ नए नए गेम्स सिखाने चाहिए, कुछ नई चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए या और भी कुछ कुकिंग सिखानी चाहिए। बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं तो कुकिंग के लिए भी उन्हें, क्योंकि हर जो भी या वो मेल हो या फीमेल हो, सबको कुकिंग थोड़ी तो आनी चाहिए। क्योंकि अगर बाहर फिर पढ़ने के लिए जाएंगे या किसी भी जॉब करने के लिए अगर जाएंगे बाद में, तो खाना बनाना सबको आना चाहिए। अपने जो खुद के काम होते हैं जैसे खुद के कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए बचपन से। इससे क्या होगा, जो एक तो बच्चे खुद का काम खुद करना सीखेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और उनमें जो है कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो बच्चे कॉन्फिडेंट रहेंगे, किसी भी परिस्थिति से वो निपटने की उनमें क्षमता रहेगी। इस तरह से हमें बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनिटी के लिए। तो आयुष की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ मेडिसिन का बताया है कि बच्चों को हमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। तो इसके लिए जो छोटे बच्चे हैं उसमें आयुष न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से कुष्मांड अवले का हम यूज़ करवा सकते हैं। विदारी कंद का पाउडर, ये एक मेडिसिन होती है, आयुर्वेद में वर्णित है, ये बल्ले ब्रह्मण रसायन मेडिसिन बताई गई है। इसका पाउडर का यूज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं एज ए हेल्थ टॉनिक। उससे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। उसका यूज़ करा सकते हैं। बला का यूज़ करा सकते हैं, बला को चूर्ण के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल की मसाज भी हम बला तेल की अभ्यंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं चूर्ण के फॉर्म में तो उसको मिल्क के साथ लेना चाहिए। जैसे अश्वगंधा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, शतावरी पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे में, गाय का घी का यूज़ कर सकते हैं। जैसा नस्से के लिए बताया था तो अणु तेल, षडबिंदु तेल या फिर तिल का तेल सिंपल यूज़ कर सकते हैं। साथ में गाय के घी का भी नस्से दे सकते हैं, उससे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। इस तरह से ये चीज़ें बच्चे को देनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बच्चे को अश्वगंधा देना चाहिए। गुड़ुची का आप यूज़ करवा सकते हैं बच्चे को, गुड़ुची का क्वाथ के रूप में यूज़ करवा सकते हैं या फिर आप उसको घनवटी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है तो वैसे भी दे सकते हैं या फिर फ्रेश अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको भी आप जूस फॉर्म में करवा सकते हैं सेवन उसका, ठीक है। तो ये जो सारी मेडिसिन हैं इनसे बच्चों का विकास ठीक होगा और इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। फिर अगर कुछ हेल्थ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। अगर बच्चे में फीवर आ रहा है, यानी कि उसको थोड़ा फीवर लग रहा है, या वो सीजनल भी हो सकता है या फिर कोविड की वजह से भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो जिस भी तरह से फीवर आ रहा है उस कंडीशन में, जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर का ही यूज़ करना है और साथ में डाइट में उसे लिक्विड डाइट देनी है। जैसे खिचड़ी हो सकती है, दलिया हो सकता है या फिर उपमा भी दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। फिर जो भी खिचड़ी दे रहे हैं या दलिया दे रहे हैं उसको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा लिक्विड रखें, क्योंकि वो बच्चे को जल्दी पचेगा। फिर मूंग की दाल होती है उसका सूप बनाकर भी दे सकते हैं, ये बहुत, हाँ जी बिल्कुल। उसको काली मिर्च का पाउडर से हम तड़का लगाकर या फिर काली मिर्च का पाउडर ऐसे ही डालकर, काला नमक डालकर बच्चे को दे सकते हैं, तो वो टेस्टी भी होगा और उसके फीवर के लिए भी वो ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोविड का जो एक सिम्टम बताया गया है, लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि बच्चे या फिर जो बड़े हैं कोई भी कोविड से अफेक्ट हो सकता है, कोविड से अफेक्टेड पर्सन है, उसमें लॉस ऑफ टेस्ट वाला जो सिम्टम है वो बहुत देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ल्यूकवार्म वाटर तो देना ही है।
ठीक है, गर्म पानी का ही सेवन करवाना है और तिक्त रस वाली जो चीजें होती है उनका सेवन करवाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो तिक्त रस यानी कि जो कड़वे रस वाली चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं, जैसे करेला हुआ, परवल हुआ, ये सारी चीजें उसको सेवन करवाना है। करेले की सब्जी आप खिला सकते हैं बच्चे को या बड़े को, जिसको भी ये सिम्टम आ रहा है। और परवल की सब्जी का आप सेवन करवा सकते हैं, लौकी का सेवन करवा सकते हैं, ठीक है। और इनके जूसेस भी हाँ, उनको दे इसके सकते हैं। जूस दे सकते हैं, बिल्कुल मैम। तो ये जो लॉस ऑफ टेस्ट वाला सिम्टम है उससे रिलीफ मिलेगा। फिर फ्रूट्स में आप मुनक्का दे सकते हैं, अंजीर दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, ठीक है। चिरौंजी का सेवन करवा सकते हैं, अनार का आप सेवन करवा सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर नेक्स्ट, अगर कफ वाला सिम्टम अगर बच्चे को है तो उस कंडीशन में आपको अपने बच्चे को सूप का सेवन करवाना है। जैसे फीवर के टाइम में बताया था, मुदगश सूप या मुदगयूश का यूज़ करना है, वैसे ही आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप का भी आप सेवन करवा सकते हैं बच्चे को, और नहीं तो वेजिटेबल सूप का तो आप सेवन करवा ही सकते हैं। अगर जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेबल सूप का यूज़ करवाएं, ठीक है। और मूंग का सूप भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, गर्म पानी दे सकते हैं, और हनी के साथ जिंजर यानी कि अदरक का सेवन आप बच्चे को कराएंगे या शुंठी का सेवन कराएंगे तो वो जो कफ वाली प्रॉब्लम है उससे बहुत जल्दी उसे रिलीफ मिलेगा। फिर ये कुछ मेडिसिन बताई हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो आयुष की गाइडलाइंस में बहुत सारी मेडिसिन बताई हैं, जैसे संशमनी वटी, गुरुची घनवटी ही होती है ये, इसका नाम संशमनी वटी है, इसका आप सेवन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करवा रहे हैं बच्चे को या आप खुद भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेडिकल सुपरविजन में ही ये सारी चीज़ें लेनी है। आयुर्वेद जो डॉक्टर है, आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से ही आपको इनका सेवन करना है, अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं करना है। इनका डोज मैम बच्चों को इफेक्ट कर सकता है? हाँ जी मैम, डोज भी इफेक्ट कर सकता है। और जो आयुर्वेद फील्ड से नहीं है उन्हें नहीं पता है कि हमें किस प्रकृति में किस चीज़ का सेवन करना है, क्योंकि अभी जैसे बोल दिया है कि गाय जो मिल्क है उसमें हल्दी डालकर सेवन करना है, लेकिन अगर पित्त प्रकृति वाला पर्सन है तो उसे सूट नहीं करेगा। किसी को एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, अम्ल पित्त से ग्रसित कोई है, वो अगर दूध हल्दी का सेवन करेगा तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए तो ये जो सारी चीज़ें होती है आयुष वाली, ये सबके लिए नहीं है, सेम चीज़ें सबके लिए फॉलो नहीं करना चाहिए। वो प्रकृति के अनुसार थोड़ा उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे अगर रेगुलर अगर आप दूध हल्दी का सेवन करेंगे तो भी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी और पित्त से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए मेडिकल सुपरविजन में आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से ही आपको ये मेडिसिन लेनी है। इनमें संशमनी वटी का आप सेवन कर सकते हैं, तुलसी, दालचीनी, शुंठी, हरिद्रा, द्राक्षा और गुड़, इसका क्वाथ बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। आयुष बाल क्वाथ के नाम से ये आ रहा है, तो इसको भी आप सेवन करवा सकते हैं बच्चे को। फिर आंवले का मुरब्बा, इसका भी सेवन करवा सकते हैं बच्चे को, और च्यवनप्राश का भी आप यूज़ करवा सकते हैं। अभी क्योंकि गर्मी खत्म हो गई है, बारिश स्टार्ट हुई है, तो आप बच्चे को च्यवनप्राश का सेवन करवा सकते हैं। और उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको डोज उसकी क्या देनी है वो आपको डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आपको उसको सेवन करवाना है। च्यवनप्राश का आप डेली सेवन करवा सकते हैं। फिर इसके बाद अरविंदासम, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है मैम, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है ये अरविंदासम, इसका भी हम बच्चों को सेवन करवा सकते हैं। फिर इसे बेसिकली मैडम प्रकृति, कोष्ठ, बल, आयु आदि का विचार करने के बाद देश काल, ये सारी चीजें इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होती है। इन सब चीजों का ध्यान रख के ही हमें ये सारी चीजें देनी चाहिए, क्योंकि अगर उष्ण प्रदेश जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पर अगर आप गर्म चीजें देंगे, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर आप बच्चे को दे रहे हैं तो उससे फायदे तो कम होंगे, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए देश आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, आपका बच्चा रह रहा है, उसका ध्यान रखते हुए आपको मेडिसिन का यूज करना है। या फिर सिंपल जो आप इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं उनको भी आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही सेवन करना चाहिए, ठीक है। और एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एज के अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड होती है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आप उसे
फुल चम्मच भर के च्यवनप्राश देंगे या 2 चम्मच भर के च्यवनप्राश देंगे तो हो सकता है उसको नुकसान करेगा। इसीलिए आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेडिकल सुपरविजन में, बार बार कह रही हूँ, आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से ही ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। बेसिकली पेरेंट्स ऐड वगैरह देखते हैं मैडम। हाँ जी, और उसको ऐड देखते हैं और बच्चों ले आते हैं। हाँ, और एक्सपेरिमेंट होता है। बच्चों पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ना बच्चों पर करना है और ना ही बड़ों पर करना है। तो बच्चों के लिए भी ठीक होगा और पेरेंट्स के लिए भी ठीक होगा। तो इसलिए हमारे कॉलेज ने भी मैडम टेलीमेडिसिन, हाँ, टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया है। अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका हम प्रॉपर समाधान करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऐसे ब्लाइंड होकर नहीं करना है कि ऐड आया, आपने देखा और आपने अपने बच्चे को लाकर दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए कोई भी मेडिसिन हो गई या फिर जो भी आप चीज़ें आप दे रहे हैं बच्चे को, इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सुपरविजन में ही करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आयुर्वेद में, स्वर्ण प्राशन। जैसा मैंने पिछला भी लेक्चर स्वर्ण प्राशन के ऊपर लिया था और कुछ चीज़ें आपको तब भी बताई थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि आप सबको पता है पुष्य नक्षत्र आने वाला है 14 जून को। उस दिन भी हमारे कॉलेज में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन का शिविर लगने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर स्वर्ण प्राशन का लाभ लें और अपने बच्चे को भी स्वर्ण प्राशन सेवन करवाएं और उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। ठीक है, बेसिकली अभी तक यदि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है हाँ तो जी, इसका मतलब स्वर्ण प्राशन जो रहेगा वो बच्चों की इम्यूनिटी भी बूस्ट आउट करेगा, प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। तो एक सेफ साइड लेकर हम जो है स्वर्ण प्राशन बच्चों को करा सकते हैं और हमारे कॉलेज के द्वारा तो निःशुल्क हो रहा है। हाँ जी, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हम कैसे ही उठाएंगे। तो बच्चों को जो है अपने यहाँ कॉलेज में कॉलेज में लेकर आए और स्वर्ण प्राशन का लाभ लें। ठीक है, तो जो पिछली बार आए थे, हमारा कैंप लगा था, उन्हें पता होगा कि उसके क्या क्या फायदे मिले उन्हें, क्योंकि जिन्होंने डेली इसका सेवन करवाया अपने बच्चों को तो जरूर उन्हें उसके बहुत फायदे देखने को मिले होंगे। और आप इसको रेगुलर जब तक कोविड चल रहा है तब तक भी दे सकते हैं और बाकी सारे जो भी इन्फेक्शन हैं उससे भी बचाएगा बच्चे को, कोविड से तो बचाएगा ही बचाएगा। और जब कोविड नहीं भी चलेगा, कोविड खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी आपको इसका सेवन चालू रखना है। कम से कम 3 महीने या फिर 6 महीने तक आपको स्वर्ण प्राशन का सेवन, इसके इफेक्ट मैम देखा है कि कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चों की एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होती है। हाइपर एक्टिविटी अगर जिन बच्चों में होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्हें भी हम स्वर्ण प्राशन का सेवन करवा सकते हैं। और जिन बच्चों में एज हो गई, 1 साल का हो गया लेकिन चलना नहीं सीखा है, कुछ बच्चे होते हैं एज ज़्यादा हो गई लेकिन बोलना नहीं सीखे हैं, तो ऐसे बच्चों को स्वर्ण प्राशन से बहुत लाभ मिलता है। जिन बच्चों को नींद नहीं आती है ना, बहुत कम नींद आती है, तो उन्हें भी स्वर्ण प्राशन का सेवन करवा सकते हैं। छोटे बच्चे जो खाना खाने में नौटंकी मारते हैं, उन्हें भी हम ये स्वर्ण प्राशन देंगे तो उन्हें भूख ठीक लगेगी और वो इंटरेस्ट लेंगे खाना खाने में। ठीक है, इसीलिए स्वर्ण प्राशन का हमें सेवन करवाना है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं कुछ डिजीजेज की वजह से या फिर किसी और भी कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी आपको बच्चे को स्वर्ण प्राशन का सेवन जरूर करवाना है। फिर इसका जो पीरियड बताया है, पुष्य नक्षत्र बताया है और 14 जून को आने वाले जो 14 जून है उस दिन पुष्य नक्षत्र है और इसीलिए हमारे कॉलेज में कैंप रखा गया है। तो अगर आप नए हैं, आपने पिछली बार इसका सेवन नहीं करवाया है और आप नए हैं, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग होती है स्वर्ण प्राशन के सेवन की, वो पुष्य नक्षत्र के दिन से ही की जाती है। ठीक है, अगर आप पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर आप इसको 1 मंथ तक सेवन करवा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो 3 मंथ तक भी सेवन करवा सकते हैं रेगुलर, और 6th मंथ तक अगर आप सेवन करवा रहे हैं बच्चे को तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 6 मंथ के लिए ऐसा बोला गया है आचार्य सुश्रुत ने हमारे ग्रंथों में कि जिस बच्चे को 6 माह तक इसका सेवन करवाया जाएगा वो श्रुतधर होगा, यानी कि अगर जो बातें उसको सुनी हुई रहेंगी, सुनी हुई चीज़ें वो याद रखेगा। जैसे किसी ने भी उसके सामने कोई बातें की या कुछ भी डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें वो याद रखेगा। इतनी अच्छी उसकी मेंटल पावर हो जाएगी, उसकी
जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बहुत अच्छी होगी। इसीलिए स्वर्ण प्राशन का यूज़ तो आपको सब बच्चों को करवाना ही चाहिए। बेसिकली हमारे कॉलेज के द्वारा निःशुल्क तो हो ही रहा है। हाँ जी मैम, और प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी जो है वो अवेलेबल है, जो कि हम लोग के द्वारा ही बनाया गया है। हाँ जी इन अ प्योर फॉर्म, तो हम वो भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारा जो फार्मेसी में, खुद की फार्मेसी में बनाया हुआ है, हमें पता है कि वो पूरी तरह से सेफ है और शुद्ध है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया है। तो उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इसीलिए आप 14 जून को आए और अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन का लाभ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए जो है नॉलेजेबल लेक्चर है, ताकि बड़े भी सीखें और सीखने के बाद में अपने बच्चों को जो है वो फॉलो करवाएं और बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है। उससे बचने के लिए जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर जो टॉनिक्स वगैरह है वो दे सकते हैं। और जैसे कि मैडम ने बताया स्वर्ण प्राशन के बारे में, स्वर्ण प्राशन हम उन्हें करा सकते हैं ताकि वो जो है हेल्दी रहें, मेंटली जो रहे वो एक्टिव रहें। तो इसके लिए जो है हमारी सहायता करें, बच्चों की सहायता करें कि वो फ्री फ्रॉम डिसीजेस रहें। तो इसके लिए स्वर्ण प्राशन करना है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।